हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा। चलिए हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। होप यू एंजॉय फर्स्ट रिवीजन एंड सेकंड रिवीजन। थर्ड रिवीजन के भी बेटा आप अपने नोट्स डाउनलोड कर लेना starget.net.in से। ओके, चलिए थर्ड चैप्टर है हमारा है लीन सिस्टम, लीन अकाउंटिंग जिसको हम कहते हैं, एंड इनोवेशन। ओके, हाँ जी, मेन इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखो, हाँ जी, लीन सिस्टम में जस्ट इन टाइम है, काइजन कॉन्सेप्ट है, 5S है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग है, 6 सिग्मा है। ओके, इनोवेशन का मतलब एक नयापन, ठीक है, प्रोसेस इनोवेशन है और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है। राइट, ये हमें इसमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लीन सिस्टम हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये बात दिमाग में समझो, लीन सिस्टम क्या है, फटाफट समझाते हैं। सिंपल सी बात हम कहते हैं, अब इसको छोड़ो, नॉर्मल क्या कहते हैं, हर चीज की अति बुरी होती है। ये मतलब ऐसे समझो, जैसे हम खाना खाते हैं तो ज्यादा खाना अगर खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खाना बहुत कम खाओ, डाइट कर लो तो बीमार पड़ जाओगे, वैसे ही कमजोर हो जाओगे। तो एक बैलेंस बनाना है, यहाँ उस बात को कहना चाह रहा है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। अब वो कहता है कि वेस्ट को, अब ध्यान से सुनना, वेस्ट को कम करो बशर्ते प्रोडक्टिविटी पर प्रभाव ना पड़े। मतलब खाना इतना खाओ ताकि आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव ना पड़े, ना तो कमजोर हो और ना ही फूड पॉइजनिंग बीमारी हो। दोनों बातें आ गई। तो मैंने क्या डिफाइन करा मैन्युफैक्चरिंग में, एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें वेस्ट को कम किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी पर प्रभाव ना पड़े। ये मुझे कहना पड़ा, प्रोडक्टिविटी ताकि बीमार ना पड़ो। ठीक है, तो वेस्ट यहां पर क्या है, अब ये बात कहना चाहते हैं, वेस्ट क्या है, ये नहीं है कि मशीन में रॉ मटेरियल डाला, प्रोडक्ट बना, जो कचरा निकला वो वेस्ट, वो नहीं कह रहे हम यहाँ पर। वेस्ट को मैंने क्या डिफाइन करा है कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन मत करो, अननेसेसरी आप प्रोड्यूस मत करो, ज्यादा खाना मत खाओ, क्योंकि अब अननेसेसरी प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा मेरे पास फिनिश गुड्स बच जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो वेस्ट है। अननेसेसरी इन्वेंट्री मत रखो रॉ मटेरियल की, अगर मैं रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रखूंगा तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी, रॉ मटेरियल मेरा बेकार हो जाएगा। ज्यादा प्रोसेसिंग मत करो, आपने एक बार प्रोसेसिंग कर दी, फिनिशिंग, सर इसको और चमका दे और चमका दे और फिनिशिंग कर दे, वो बेकार है हमारे लिए। तो ओवर प्रोडक्शन मत करो, ओवर इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल मत रखो, ठीक है, ओवर प्रोसेसिंग मत रखो, ये तो हो गया, ज्यादा मत करो, अति मत करो। दूसरा, दो मशीनों के बीच में, दो मशीनें हैं, इसके बीच में ज्यादा मत घूमो, अननेसेसरी। ठीक है, किस कौन ना घूमे, ना तो मटेरियल घूमे, ना ही WIP घूमे, ना ही इक्विपमेंट घूमे। समझ गए बात, ना ही मटेरियल घूमे इन दोनों के बीच में, ना ही WIP घूमे। जैसे आपने कपड़े पर कटिंग करके रख दिया ग्राउंड पर, अब फर्स्ट फ्लोर पर हमें भेजना है तो अननेसेसरी मूविंग होगी ना, अरे भाई उसको बराबर में रख दो, ये मतलब है। तो अननेसेसरी मूविंग ना हो, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनाया है वो डिफेक्टिव ना बने, यानी रिवर्क, उस पर काम कम से कम करना पड़े। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर वो 7 वेस्ट कह रहा है, फटाफट बता दूं। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इन सिस्टम द्वारा ऑर्गेनाइज मेथड है ताकि वेस्ट मिनिमाइज हो, प्रोडक्टिविटी पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अब 7 वेस्ट है, क्या क्या, ओवर ना हो, अति ना हो। ओवर किस किस की, ओवर प्रोडक्शन ना हो, क्योंकि गुड्स मैंने ज्यादा बना के रख लिया तो ऑब्सोलीट हो जाएगा, आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। ठीक है, ओवर इन्वेंट्री ना हो, ठीक है, ओवर प्रोसेसिंग ना हो, अति ना हो, राइट, तो बैलेंसिंग होने चाहिए। क्लियर, ये तीनों चीजें क्लियर होगी, ओवर ना हो। फिर दो मशीन के बीच में वेटिंग ना हो, अननेसेसरी, यानी मूविंग कह सकते हो आप उसको, किस किस का मूविंग, राइट, मूविंग किसका, हाँ जी, मूविंग कह सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हो इसको, या वेटिंग, तीनों का मतलब एक ही है, राइट। किसका, रॉ मटेरियल का, WIP का, और फिनिश गुड्स का, या सॉरी इक्विपमेंट का, एम्प्लॉय का। ओके, फिर रिवर्क ना हो, रिवर्क ऑफ डिफेक्टिव ना हो। ओके, ये तो हो गया हमारे 7 टाइप के वेस्ट। ओके, क्लियर हो गया पार्ट। अब ये कहते हैं कि
अब हम ये कहते हैं कि लीन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन्हीं को हम अगर ढंग से मैनेज करें, राइट, यानी फीचर्स क्या हैं हमारे इसी के, तो इन्हीं को आप मैनेज करोगे आप, तो ओवर प्रोडक्शन ना हो, ठीक है, यानी ओवर चीज ना हो, तो हम क्या कहना चाहते हैं इसके लिए, जीरो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, जीरो डिफेक्टिव, राइट, जीरो इन्वेंट्री, ठीक है भाई, इन्वेंट्री ना हो तो इसका अलग जीरो रखें, ये खत्म हो, जीरो वेटिंग टाइम, इन सबको जीरो कर दो ना, ये इसका मेन फीचर हो जाएगा, ये सारे जीरो हो जाए, जीरो का मतलब अननेसेसरी ना हो, ये सारे जीरो हो जाए, क्लियर पार्ट पे, और इसके लिए हम TQM फॉलो करें, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगाएं, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए फीचर्स ऑफ लीन सिस्टम, क्लियर पार्ट पे। अब आते हैं हम जस्ट इन टाइम पर, हाँ जी, अब है मेन फीचर्स ऑफ जस्ट इन टाइम, मेन फीचर ऑफ जस्ट इन टाइम, ओके, देखो फटाफट समझो, जस्ट इन टाइम हमने क्या समझा था, एक बार फटाफट रिवाइज कर दें। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल अननेसेसरी स्टॉक में रहता है तो हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है, तो हमने क्या सोचा है कि ये नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज हैं, ओके, इनको हमें कम करना है, तो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज स्टोरेज कॉस्ट होगी, हमने क्या सोचा है कि भाई हम इन्वेंट्री को कम करें, खत्म करें, इसके लिए हमने सप्लायर से बात करी कि जो रॉ मटेरियल हमें सही समय पर गोदाम में सप्लाई कर दे, ताकि हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल लेकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज दें और हमें इन्वेंट्री रखने की आवश्यकता ना पड़े। तो वो सप्लायर जो इस बात के लिए तैयार थे, हमने उनसे एग्रीमेंट कर लिया, क्यों, क्योंकि सप्लायर कहता है कि देखो मेरा गोदाउन बहुत दूर है, अगर मैं आपको जिस समय आपको चाहिए मैं आपको तब भेजूं तो इसका मतलब मुझे आपके गोदाउन के बराबर में वेयर हाउस रखना पड़ेगा, तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हमने कहा ठीक है आप परचेजिंग कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ा दो, तो हम इसके लिए राजी हो जाते हैं, बट ये हमेशा लंबे समय के लिए होनी चाहिए, तो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं सप्लायर से कि भाई आप हमें रेगुलर मटेरियल जब हमें चाहिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इसी रेट पर भेजते रहोगे। सप्लायर भी कहता है कि मैं अपना वेयर हाउस आपके बराबर में रखूंगा, कल को ऐसा ना हो कि आप दूसरे सप्लायर से मटेरियल खरीदना शुरू कर दो, तो मुझे भी इस बात की इंश्योरिटी दो कि आप किसी और सप्लायर से मटेरियल नहीं खरीदोगे। तो हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट भी आएगी, हम किसी और सप्लायर से मटेरियल नहीं खरीदेंगे और आप हमें इसी रेट पर मटेरियल देते रहोगे। इस वजह से अगर कोई स्टॉक आउट होता है, मतलब कोई इमरजेंसी मटेरियल, इमरजेंसी ऑर्डर आता है और हमें ज्यादा मटेरियल चाहिए होता है, तो वो सप्लायर नहीं देता, तो हम उस ऑर्डर को लूज करते हैं, उस वजह से जो लॉस होता है वो कहलाता है स्टॉक आउट कॉस्ट, क्लियर है। या फिर कई बार हम सप्लायर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया ऑर्डर अच्छा है तो अपने लेबर को ओवर टाइम में बैठा दे, तो जो ओवर टाइम प्रीमियम होगा वो हम दे देंगे, तो अगर मान जाता है और जो ओवर टाइम प्रीमियम देते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा मटेरियल मुझे भेज दे, तो उस ओवर टाइम प्रीमियम को भी हम स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मटेरियल जैसे ही आता है हम वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, तो इंस्पेक्शन चेकअप नहीं हो पाता कि भैया उसने कितना भेजा, तो इसके लिए हमने क्या करा, अपने सप्लायर, अपने इंजीनियर को सप्लायर के घर भेज दिया ताकि वहां पर बनता हुआ चेक कर लें और उसमें क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें भेज दे चेक करके, तो इसमें इंस्पेक्शन सप्लायर के घर पर हो जाता है, तो हमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिल जाता है। अब आती है मेन फीचर को हमें लिखना है, ठीक है। अब मेन फीचर में हम क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो जाती है हमारे पास, कस्टमर को सही टाइम पर गुड्स मिल जाता है, क्यों सही टाइम पर मिल जाता है, क्योंकि हम गुड्स जो बनाते हैं वो डिमांड के हिसाब से बनाते हैं, पहले से बनाकर नहीं रखते हैं। जस्ट इन टाइम केवल रॉ मटेरियल पे नहीं लगता, रॉ मटेरियल पे लगता है, WIP पर भी लगता है और फिनिश गुड्स पे भी लगता है। रॉ मटेरियल पे कैसे लगता है, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर करके, वी शुड सेलेक्ट द सप्लायर हु रेडी टू सप्लाई द मटेरियल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एट शेड्यूल टाइम, राइट। WIP पर कैसे लगता है, हम क्या करते हैं, मशीन सेल को हम एक साथ रखते हैं, यानी एक कॉन्सेप्ट था वर्किंग सेल का, वो भी दोबारा समझा देता हूं मैं आपको। तो वर्किंग सेल के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या करते हैं कि WIP को रिड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन को शेड्यूल करते हैं, मतलब अननेसेसरी हम फिनिश गुड्स नहीं रखते हैं, यानी डिमांड के हिसाब से जितना ऑर्डर आता है हम उतना बनाते हैं, अननेसेसरी फिनिश गुड्स हम स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो ये तीनों में WIP मेंटेन होता है, तो इसका मतलब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी मिलती है, क्वालिटेटिव मटेरियल मिलता है, ठीक है, ये इसका फीचर हो गया। स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाती है हमारी, और जब हम वर्किंग सेल के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मल्टी स्किल्ड वर्कर हम अपॉइंट करते हैं, राइट, डिफेक्टिव कम हो जाता है, सेटअप कॉस्ट कम हो जाती है, सेटअप का टाइम कम हो जाता है, ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं जस्ट इन टाइम के, क्लियर। अब एक बार वर्किंग सेल का कंसेप्ट समझ ले, इसमें दो कॉन्सेप्ट आएंगे, एक बार फीचर दोबारा समझा दूं। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है क्योंकि उसको अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिलता है। सर कैसे मिलता है अच्छी क्वालिटी का गुड्स, जब हम रॉ मटेरियल अच्छा खरीदेंगे, सप्लायर को हम फालतू पैसे दे रहे हैं
कि भाई रॉ मटेरियल हमारे को प्रॉपर पैक करके दे, क्योंकि हमारे इंजीनियर वहां जा रहे हैं और अच्छा इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं वो, तो ऑब्वियसली बात है उससे गुड्स अच्छा बनेगा, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिलेगा। ठीक है, गुड्स हम अननेसेसरी प्रोड्यूस करके नहीं रख रहे, ऑन टाइम हम डिलीवरी दे रहे हैं, तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हो गई, वेस्टेज हमारी कम हो गई, राइट, मल्टी स्किल्ड वर्कर इस्तेमाल हो गए, वो अभी वर्किंग सेल से भी समझा रहा हूँ। ठीक है, सेटअप टाइम कम हुआ, वेस्टेज कम हुई। ठीक है, क्योंकि वर्कर हमारे अब वेस्ट कम करेंगे, वो ट्रेन हो गए। दीज आर द फीचर्स ऑफ जस्ट इन टाइम। ठीक है, अब वर्किंग सेल का कॉन्सेप्ट समझ लो जल्दी से जरा। इसमें दो कॉन्सेप्ट समझने हैं, कानबान सिस्टम और वर्किंग सेल। दो सिस्टम समझने हैं, कानबान सिस्टम और वर्किंग सेल। देखिए नॉर्मली क्या होता था हमारे पास कि बड़ी मशीनें होती थी, राइट, यहां पर हम कहते हैं बड़ी मशीनें। ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारे पास बड़ी मशीन होती थी। ठीक है, तो ये बड़ी मशीन कॉम्प्लेक्स मशीन होती थी, हैवी ड्यूटी होती थी, हैवी कैपिटल कॉस्ट होती थी। अब जब कोई वर्कर इस मशीन पर काम करता है, हैवी मशीन पर, तो क्या कम प्रोडक्शन करेगा? अब हैवी मशीन होगी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सेटअप टाइम हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, यानी एक बार मशीन को साफ करने में अच्छा सा टाइम लगेगा, तो सेटअप का टाइम भी ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। बट समस्या क्या आएगी जब यहाँ से प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि हम जो इंस्पेक्टर होगा वो इसको कहेगा भैया तू फटाफट फटाफट ज्यादा मशीन से प्रोडक्शन कर, क्योंकि इतनी हैवी मशीन है, तो इसमें अगर कम प्रोडक्शन करेंगे तो वर्थ नहीं आएगी, तो वो क्या करता है? ज्यादा प्रोडक्शन करता है। पर ये मशीन इतनी बड़ी नहीं होती है, तो अगर ये मशीन उतनी बड़ी नहीं होती है तो यहाँ पर हमारा WIP पाइल्ड अप होता चला जाता है। अब ये वर्कर क्या कहता है कि भैया जितना मेरे पास कैपेसिटी है तो उतना ही मशीन में इनपुट डालूंगा, तो यहाँ पर अननेसेसरी हमारा WIP पाइल अप होता चला जाता है। तो इस और फिर दूसरा लॉस क्या होता है कि कई बार डिफेक्टिव गुड्स बनता है, तो ये तो फटाफट 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 बनाते चला जाता है। अब डिफेक्टिव आ रहा है तो उसको पता नहीं चलता, क्योंकि ये बताएगा डिफेक्टिव है या नहीं है। तो जब ये बना चुका होता है कई सारे, जब ये इस्तेमाल करता है तो कहता है अरे भाई ये नहीं बन रहा सही, आपने इतने सारे डिफेक्टिव बना दिए, तो डिफेक्टिव ज्यादा बन जाते हैं। ये प्रेजेंट सिस्टम है। तो अब हमने क्या करा इस सिस्टम को दूर करने के लिए? हमने कानबान सिस्टम लगाया। कानबान सिस्टम क्या था कि ये वाला वर्कर, तीसरा वर्कर, लास्ट वर्कर, जरूरी नहीं 3 प्रोसेस हो, 4 हो, 5 हो, लास्ट वर्कर पिछले वाले प्रोसेस के वर्कर को इंडिकेशन देगा कि भैया मेरे पास भीड़ नहीं लगाओ, मेरे पास कैपेसिटी एक समय पर 4 यूनिट को प्रोसेस करने की है, तो आप 4 यूनिट ही मुझे भेजो, तो आप 4 ही प्रोसेस करो, राइट। ये वाला इसको इंडिकेट करेगा कि मेरे पास इतने यूनिट को प्रोसेस करने की कैपेसिटी है, तो आप इतने को ही प्रोसेस करो। ठीक है, इससे अननेसेसरी हमारा WIP पाइल अप नहीं होगा। तो ये कानबान सिस्टम था, पर इससे हमारी समस्या दूर नहीं हुई। क्यों दूर नहीं हुई? केवल WIP तो रिड्यूस हो गया, पर ये वर्कर खाली बैठा रहा, और अननेसेसरी इतनी बड़ी मशीन है तो इस पर इतना कम प्रोडक्शन करना सिर्फ इसलिए कि यहाँ पाइल अप ना हो, थोड़ा जस्टिफिकेशन नहीं समझ में आया। तो इसको दूर करने के लिए फिर हमने एक और सिस्टम लगाया, डेट इज मशीन सेल्स। मशीन सेल में क्या करा हमने कि इस वर्कर 3 थे हमारे, अभी भी मेरे पास वर्कर 3 ही होंगे। ठीक है, अभी भी मेरे पास 3 ही वर्कर होंगे। मैंने इनको क्या करा, इनको छोटी छोटी मशीनें दे दी, इनको छोटी छोटी मशीनें दे दी, और इसको पूरा प्रोसेस समझा दिया कि पहले इस मशीन पर इनपुट जाएगा, इसका आउटपुट इस पर जाएगा, वो तुम्हें प्रोसेस करना है, इसका आउटपुट इसमें जाएगा और फिर फिनिश गुड्स बनेगा। तो तीनों काम इस वर्कर को समझा दिए। ऐसे ही इस वर्कर को समझा दिए, ऐसे ही हमने तीनों वर्कर को समझा दिए। इससे क्या हुआ, पहले एक वर्कर एक प्रोसेस पर ऑपरेट कर रहा था तो मोनोटोनस वर्क होता था, अब वो तीनों प्रोसेस को खुद ही करेगा, तो एक तरह से उसका टेस्ट चेंज होगा, मोनोटोनस वर्क खत्म होगा। दूसरा, जब यहाँ पर कोई डिफेक्टिव आ रहा है तो ये वर्कर, इसी वर्कर को पता होगा कि भाई यहाँ पर अब डिफेक्टिव जा रहा है, तो वो डिफेक्टिव तुरंत रोक देगा, तो डिफेक्टिव रिड्यूस होगा, और ये मल्टी स्किल्ड वर्कर हो जाएंगे, यानी मल्टी टैलेंटेड कहलाएंगे। ठीक है भाई, ये बात वैसे ही। और फिर ये छोटी मशीन को ठीक करने में ये खुद ठीक कर सकता है। ये तो सिंपल सी वैसी बात होगी, जैसे आपके ऑफिस में छोटी छोटी मशीन होती है, प्रिंटर है, थोड़ा सा खराब हुआ तो आप क्या करोगे, ठीक कर लोगे। बहुत बड़ी मशीन हुई, प्रिंटिंग मशीन हुई, तो आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे, उसके लिए आप इंजीनियर के लिए कॉल बुक करोगे। तो यहाँ पर ये लॉस था हमारा। तो यहाँ पर ये वर्कर इन छोटी छोटी मशीनों को खुद भी ठीक कर सकता है और डिफेक्टिव को भी रिड्यूस कर सकता है। और सोचो, अगर एक मशीन यहाँ पर खराब होती है, यहाँ पर अगर एक मशीन खराब होती है तो आगे का सारा काम रुक जाता है। यहाँ पर अगर एक मशीन खराब होती है तो इन वर्कर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये प्रोडक्शन हमारा कैरी रहता है। तो इसलिए फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में हमारा कंटिन्यू बना रहता है, राइट भाई। ये कहलाता है वर्किंग सेल का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी, एक बार फटाफट समझो जस्ट इन टाइम के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, जस्ट इन टाइम का फीचर ये है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट हम क्वालिटेटिव गुड्स देते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं, मल्टी स्किल्ड वर्कर होते हैं, वेस्टेज हमारा कम होता है, राइट, इंस्पेक्शन हमारा अच्छा से हो जाता है, क्लियर। बट लीड टाइम हमारा कम से कम हो जाता है, क्योंकि लीड टाइम होता है नहीं, हम जैसे
गुड्स का ऑर्डर देते हैं वैसे ही हमारा बस इनपुट आ जाता है, तो लीड टाइम भी कम हो जाता है। क्लियर, ये हमारे सारे फीचर्स है। स्टोरेज कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। क्लियर पार्ट। अब इन फीचर में दो चीजें हमारे सामने आती हैं, एक कानबान सिस्टम और एक वर्किंग सेल। ठीक है, प्रेजेंट सिस्टम में हमारे पास क्या था कि जब बड़ी मशीनें हमारे पास होती हैं तो बड़ी मशीन में सेटअप टाइम भी ज्यादा लगता है, बड़ी मशीन कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, हैवी ड्यूटी मशीन होती है, उनसे प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है कि जब यहाँ से प्रोडक्शन ज्यादा होगा बट दूसरी मशीन छोटी होगी तो वहां जाकर WIP पाइल अप हो जाएगा। ठीक है, तो WIP पाइल अप होने से हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, उस पर इंटरेस्ट का लॉस होता है। और फिर जब एक मशीन से डिफेक्टिव अगर मान लो बनना शुरू हो जाए तो वो तब पता लगता है जब सेकंड मशीन वाला ऑपरेटर उसको इंडिकेट करता है, तब तक तो काफी चीज बना चुका होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट सिस्टम था। इसको हमने सही करने के लिए क्या सोचा, कानबान सिस्टम। कानबान सिस्टम लास्ट वर्कर से शुरू होता है। लास्ट वर्कर पिछले वाले वर्कर को बोलता है कि तुम केवल इतने यूनिट बनाओ, मेरी मशीन पर इतने ही बन सकते हैं। और फिर पिछला वाला वर्कर पहले वाले वर्कर को बोलता है कि आप इतने यूनिट भेजो, मेरी मशीन पर इतने ही प्रोसेस हो सकते हैं। इससे WIP तो रिड्यूस हो जाएगा पर बड़ी मशीन पर काम कम होगा तो अननेसेसरी आइडल टाइम बढ़ जाएगा। राइट, तो ये सिस्टम पूरी तरह नहीं हो पाया, इसके लिए हमने वर्किंग सेल का कॉन्सेप्ट लगाया, यानी उस ऑपरेटर के पास तीनों मशीनों के प्रोसेस दे दिए और उसको सारा काम समझा दिया। तो इससे क्या हुआ कि अगर एक मशीन खराब होगी तो अगले प्रोसेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगले जो ऑपरेटर है वो तो अपना काम करते रहेंगे। दूसरा, इस मशीन छोटी छोटी मशीनों को सेटअप टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो तीसरा, अगर यहां से डिफेक्टिव निकलेगा तो इमीडिएट ये वर्कर उसको ठीक कर देगा। राइट, और फिर ऐसे भी समझो कि इनको ठीक करने में ये वर्कर खुद ही ठीक कर सकता है। जैसे छोटी मशीन है उसको ठीक खुद ही कर सकते हैं, बड़ी मशीन को ठीक करने के लिए हमें कॉल लॉक करानी पड़ती है, फिर जब वो इंजीनियर आता है तब तक वर्कर खाली बैठे रहते हैं। ठीक है, और फिर ये अच्छी समझदारी से काम करेगा, इसको पता होगा कि इस मशीन में इनपुट कैसे जाना है, इस मशीन में इनपुट कैसे जाना है, तो इनिशियली वो इनपुट ढंग से डालेगा। राइट, ये कहलाया हमारा वर्किंग सेल का कॉन्सेप्ट, यानी चेंजिंग द प्लांट लेआउट। राइट, मोनोटोनस वर्क खत्म हुआ, मल्टी स्किल्ड वर्कर हुए, सेटअप टाइम कम हुआ, डिफेक्टिव कम हुआ, ये फायदे हो गए। दिस इज द फीचर ऑफ जस्ट इन टाइम। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है प्री रिक्विजिट ऑफ जस्ट इन टाइम। मतलब जस्ट इन टाइम की एप्लीकेशन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी जस्ट इन टाइम की सफलता किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी जस्ट इन टाइम को सफल बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो इसको आप ऐसे समझो। ठीक है, देखो, एक तो हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं प्रोडक्ट की डिमांड स्टेबल होनी चाहिए। अगर डिमांड स्टेबल नहीं है, बढ़ती घटती रहती है, तो फिर सप्लायर परेशान हो जाएगा, हम फिनिश गुड्स को उसके हिसाब से नहीं बना पाएंगे। तो जस्ट इन टाइम को सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि हमारी डिमांड क्या हो, स्टेबल हो, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, और जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो लगभग एक जैसे हो, बहुत ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट ना हो। क्यों सर, बहुत ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट होंगे तो सप्लायर उतने ज्यादा मटेरियल हमें उस हिसाब से नहीं दे पाएगा। तो दो बातें हो गई यहाँ पर, डिमांड स्टेबल हो, प्रोडक्ट में वैरायटी बहुत ज्यादा ना हो। अब आते हैं वेंडर की बात। वेंडर हमारा कैसा होना चाहिए, रिलायबल। वेंडर हमारा रिलायबल हो, उससे हमारे रिलेशन अच्छे हो। रिलायबल का मतलब जो एक बार कह दिया उसने अपनी बात का पक्का हो कि भैया मैं टाइम शेड्यूल पर भेज दूंगा और क्वालिटेटिव मटेरियल दूंगा, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, यानी अपनी बात का धनी होना। राइट, और उससे रिलेशन भी अच्छे हों, यानी हम उसको पेमेंट टाइम से देते रहें। अगर हम टाइम से नहीं देंगे तो रुलाएंगे तो वो भी फिर हम ही रुलाएगा। तो दोनों बातें क्लियर होगी, यानी वेंडर की रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और वेंडर से रिलेशन हमारे अच्छे होने चाहिए, यानी गुड कम्युनिकेशन हो। ठीक है, और वो हमें हाई अच्छी क्वालिटी का गुड्स दे। ठीक है, डिफेक्ट फ्री मटेरियल दे। तो तीन बातें हो गई वेंडर के लिए, रिलायबल हो, ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन हो, और डिफेक्ट फ्री मटेरियल दे। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में क्या बात होगी, डिमांड फ्लक्चुएट ना हो और प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप का कम से कम हो, यानी ज्यादा होमोजीनियस हो। यहां पर हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना चाहिए, यानी हर पार्ट्स को टाइम से चेंज भी करा दे, सारा कुछ इन बातों पर निर्भर ना करे, खुद भी तो कुछ काम करे। वेंडर तो अच्छा मटेरियल दे रहा है पर हमारी मशीनें ही खराब है, तो यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो करो, यानी TQM फॉलो करो। ओके, क्लियर भाई। तो जस्ट टाइम को सफल बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, इधर आ जाओ प्रोडक्ट, इधर आ जाओ वेंडर। वेंडर के लिए तीन खूबसूरत बातें होनी चाहिए, क्या, उसके रिलायबल, यानी वो अपनी बात का धनी होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, यानी रिलेशन अच्छा होना चाहिए, और वो डिफेक्ट फ्री मटेरियल भेजे। प्रोडक्ट में क्या है, डिमांड स्टेबल होनी चाहिए, बढ़ती घटती नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती घटती रहेगी तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा सही से। और जो प्रोडक्ट है हमारा वो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, डिफरेंट मल्टी टाइप प्रोडक्ट। ठीक है, लगभग जैसा हो, तभी तो उसके डिफरेंट टाइप के मटेरियल हम सप्लायर से ले पाएंगे। अब ये दोनों बातें तभी सक्सेस हो पाएंगे, हम भी कुछ करें, यानी मशीनों को भी सही रखो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी फॉलो करो, TQM को फॉलो करो। ये हमारी
जस्ट इन टाइम को सफल बनाने के लिए अति आवश्यक कदम है। हो गया क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट शुरू करते हैं हम बैक प्लस कॉस्टिंग। देखो क्या कहना चाहता है ये। अब जस्ट इन टाइम में क्या होता है, ध्यान से सुनना कि भाई अब हमारे पास जितना मटेरियल जब आता है हम उसको उतना रख लेते हैं, ठीक है, कोई हम रिकॉर्ड नहीं रखते। अब अगर हम कोई रिकॉर्ड नहीं क्यों नहीं रख पाते हम, ध्यान से सुनो। अब हम ये कहते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने में अगर हमारे पास 1600, 1800, 2000 टाइप के रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे मान लो कंपनी है एक कार बनाती है, तो कार बनाने में तो बहुत सारा इनपुट चाहिए, लगभग एक कार बनाने में 1700, 1800, 1900 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। अब अगर एक दिन में कई सारी कारें बनती हैं तो इतना सारा मटेरियल हो गया, तो क्या इतना सारा मटेरियल जब हम सप्लायर से खरीदेंगे तब तब क्या एक एक एंट्री पास करते रहें, ऐसा तो अकाउंटेंट का काम बढ़ जाएगा। तो जस्ट इन टाइम में हम इस सिस्टम को भी बदल देते हैं। क्या कहते हैं कि भैया एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना मटेरियल चाहिए वो आप देख लो और सप्लायर को बोलो कि तुम जितना मटेरियल भेज रहे हो भेजते रहो, हम उस टाइम का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इवेंट अकर्ड। आप जितना मटेरियल भेज रहे हो भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो, ठीक है। हम क्या करेंगे एट द एंड हम देखेंगे कि हमने एक्चुअल गुड्स कितना बनाया, हमने एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया, राइट, वो तो पता होगा प्रोडक्शन रिपोर्ट से, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बिल्स ऑफ मटेरियल से। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या मटेरियल कितना कितना चाहिए, राइट। तो ये पता लग जाएगा कि हमारी रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बताया कि हम सप्लायर की रिलायबिलिटी पर भरोसा करते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इतना मुझे जो प्रोडक्ट बना उसमें जो मटेरियल चाहिए था, यानी आपने उतना ही भेजा होगा, ठीक बात है। अब सप्लायर कई बार कहते हैं, मैं मान लो ये कहता हूं कि एक पीरियड में मैंने 1000 प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, और एक प्रोडक्ट बनाने में मान लो 60 इनपुट चाहिए थे, तो इसका मतलब 60,000 हमारी रिक्वायरमेंट बनी, राइट। पर सप्लायर कहता है नहीं सर मैंने तो 62,000 भेजे हैं, अब यह दिक्कत आ जाएगी। तो हम ये सोचेंगे कि भाई अगर तुमने 62,000 भेजे हैं और हमारी कंजम्पशन के हिसाब से 60,000 होने चाहिए, तो इसका मतलब 2000 किलोग्राम या तो स्टॉक में पड़ा होगा कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, या फिर वो वेस्टेज होगा, या तो स्टॉक में पड़ा होगा या फिर वो वेस्टेज होगा। तो कंजम्पशन प्लस वेस्टेज और क्लोजिंग स्टॉक ये मिलकर के आ जाएगा परचेजेस। क्लियर हो गई बात भाई? तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास कर लेंगे एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नॉर्मली सिक्वेंशियल सिस्टम में क्या होता था, ट्रेडिशनल सिस्टम में रॉ मटेरियल आता था, रिकॉर्ड करते थे, प्रोडक्शन में जाता था, फिर रिकॉर्ड होता था, फिर प्रोडक्शन बनता था। अब ऐसा नहीं होता, अब हम बैक से एंट्री पास करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बैक प्लस कॉस्टिंग, ठीक है। तो अब ये ऐसा नहीं होता कि मैन्युअली काम हो, राइट, ये रोबोट सिस्टम यानी ईआरपी के थ्रू काम होता है, ठीक है। एक रोबोटिक सिस्टम होता है कि जितने भी साल भर जितने भी पीरियड के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन होती जाती है वो रोबोटिक सिस्टम ईआरपी सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता रहता है। और जैसे ही स्टोर में जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री लेवल हमें चाहिए होता है, मतलब प्रोडक्शन बनाने के लिए गुड्स चाहिए होता है रॉ मटेरियल, वैसे ही सप्लायर के पास उस सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटीमेशन चली जाती है और सप्लायर इमीडिएट मुझे मटेरियल सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, राइट। तो ये हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए हम एंट्री पास कर लेते हैं फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल इन प्रोसेस टू कन्वर्शन कॉस्ट अप्लाइड, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है कितना रॉ मटेरियल चाहिए, यानी एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बिल्स ऑफ मटेरियल। तो आता है इतना रॉ मटेरियल मुझे चाहिए, राइट, कितनी कन्वर्शन कॉस्ट लगनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, यानी अप्लाइड कहते हैं इसको। इन दोनों उसके मिलकर बनता है फिनिश गुड्स। ओके, क्लियर हो गया पार्ट? अब हो सकता है मैंने रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदा हो, ठीक है। तो रॉ मटेरियल अगर मैंने ज्यादा खरीदा हो तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगी, रॉ मटेरियल डेबिट हुआ इन प्रोसेस डेबिट टू सप्लायर, ये एक्चुअल परचेजेस, ये रहती है हमारी एक्चुअल परचेजेस। और इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, वेस्टेज या क्लोजिंग स्टॉक। ऐसी कन्वर्शन कॉस्ट, कन्वर्शन कॉस्ट डेबिट टू, हम कन्वर्शन कॉस्ट में क्या आता है, लेबर एंड ओवरहेड। तो ड्यू के एंट्री पास क्या करते हैं, वेजेस डेबिट टू वेजेस पेबल, ओवरहेड डेबिट टू डिपार्टमेंट, तो आ जाता है वेरियस अकाउंट। ओके, ये एक्चुअल अमाउंट जितना मैंने पे किया होता है। यहाँ पे आता है रिकवर्ड, यहाँ आता है एक्चुअल अमाउंट, तो दोनों का डिफरेंस आता है अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। ओके, यहाँ आता है एब्जॉर्ब और यहाँ आता है हमारा एक्चुअल, इन दोनों का डिफरेंस अंडर रिकवरी, इन दोनों का डिफरेंस या तो वेस्टेज या फिर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और अगर फिनिश गुड जितना बनाया है ये तो उसकी एंट्री होगी। अगर हमने बेचा कम है मान लो तो हम क्या कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, जितनी क्वांटिटी सोल्ड करेंगे।
क्लियर, ये हमारी बैकफ्लैश की एंट्री बन जाती है। क्लियर हो गया बात बेटा? चलिए बेटा यस प्लीज आगे चलते हैं। ठीक है 5S एक बार केस स्टडी पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसका आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। ये कहता है वाई एंड ई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल सर्विसेज दैट मीट द इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म बिजनेस नीड ऑफ क्लाइंट। मतलब एक प्रोफेशनल फर्म है, ठीक है, वो डिसिप्लिन प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है उनका अपने क्लाइंट के लिए। वन ऑफ द पार्टनर ई वाज अपसेट, एक पार्टनर है ई वो थोड़ा परेशान है, क्या, ऑफिस की डॉक्यूमेंटेशन को लेके उसको, मतलब वो परेशान है, यानी वो अपने स्टाफ से जब भी मांगता है अजी सर अभी ला रहे हैं, वो दो घंटे लग जाते हैं, वो कहता है यार क्या मतलब हुआ, मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, इस क्लाइंट की डिटेल चाहिए और आप टाइम लगा देते हो। ई आर्ग्यू दैट ए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन इज नीडेड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी विद इन द फर्म, मतलब एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो डॉक्यूमेंटेशन चाहता है। द सीनियर पार्टनर वाई has recently attended a seminar on lean system and heard about 5S। जो दूसरा पार्टनर था सीनियर वाई, उसने कहा कि मैंने थोड़ा सा एक कहीं सेमिनार अटेंड किया था और उसमें 5S के बारे में सुना था। He said old files accordingly he files hide the key files from the eyes। वो कहता है जो पुरानी फाइलें हैं वो जरूरी फाइलों को छुपा देती है आईज, आंखों से। एंड फोर्स स्टाफ टू आस्क विच यूज, और फिर हमें स्टाफ से पूछना पड़ता है। अकॉर्डिंगली ही डिजायर टू इम्प्लीमेंट 5S, और वो 5S को लागू करना चाहता है, सलाह दो। ठीक है चलिए, तो सबसे पहले 5S के बारे में मैं आपको समझा दूं। ठीक है देखो 5S बिल्कुल सिंपल है। आप ये समझो जैसे घर में आपके मदर फादर पेरेंट्स ग्रैंडफादर हमेशा आपको ये कहते रहते हैं बेटा सब चीजों को संभाल के रखो, सब चीजों को अपनी जगह रखो, ताकि जब आप काम करने बैठे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आप सोचते हो कि ये तो ओल्ड एज के हो गए, इनका तो कहना काम है, आप एक कान से सुनते हो दूसरे कान से कई बार निकाल भी देते हो, तो वो नहीं, कुछ बच्चे मान भी लेते हैं। तो जो मानते हैं इसका मतलब वो आगे प्रोग्रेस करते हैं, यानी उनका काम जल्दी हो जाता है, वो अननेसेसरी वेस्ट नहीं करते, है ना। तो यही हमारा फैक्ट्री में, यही हमारा ऑफिस में कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात मैं समझाता हूँ, ऐसे जैसे एक मतलब कहावत है ना, जैसे एक ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, अब ब्लाइंड पर्सन भी तो काम करता है, क्यों, उसको ना पता होता है कि उसकी ये चीज यहाँ रखी है, ये चीज यहाँ रखी है, ये चीज यहाँ रखी है, तो उसको पता होता है कि यहाँ हाथ लगाऊंगा तो ये चीज मिल जाएगी, यहाँ लगाऊंगा तो ये चीज मिल जाएगी, यानी ही कैन डू हिज वर्क व्हेन द ऑल थिंग्स आर प्लेस्ड इन ए पर्टिकुलर वे, पर्टिकुलर प्लेस। तो 5S का कॉन्सेप्ट भी हमारा इसी बात पर आधारित है, राइट। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सॉर्टिंग। हम क्या कहते हैं 5S का जो कंसेप्ट है उसमें हमारे पास 5 चीजें आती हैं, ठीक है, 5S। पहला है सॉर्टिंग, छांटना छटाई, सेट इन ऑर्डर, राइट, शाइन यानी सुव्यवस्थित सिस्टमैटिक, शाइन का मतलब साफ सफाई सुंदरता, स्टैंडर्डाइजेशन, एंड सस्टेन, एंड सस्टेन। ओके चलिए सबसे पहले सॉर्टिंग। 5S क्या कहना चाहता है, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फैक्ट्री ऑफिस में जहां पर हमारा ह्यूज वर्क होता है, मतलब वर्क प्लेस वर्क बर्डन ज्यादा होता है, तो कई बार क्या होता है वर्क स्लो हो जाता है, एरर के चांसेस बन जाते हैं, इनएफिशिएंसी हो जाती है। तो इस बात को रिजॉल्व करने के लिए हम 5S का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सॉर्टिंग की, इसका मतलब होता है छटाई, ठीक है। वो जापानीज वर्ड भी है, वो उनकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले बात करें घर में, सिंपल एग्जांपल, घर में हम क्या करते हैं, कबाड़, कबाड़ को कहां रखते हैं, एक अलग से स्टोर रूम में रखते हैं, है ना, छटाई कर देते हैं। तो फैक्ट्री में भी हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास ऑब्सोल्यूट मटेरियल होता है, टूल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, वो हम इकट्ठा करके स्टोर में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि जब कबाड़ी आएगा तो हम उसको दे देंगे। अब ऐसे ऑफिस में क्या करते हैं, इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट को हम वर्क स्टेशन से अलग हटा देते हैं और उनको एक जगह रख देते हैं, ताकि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को छांटने में, हमें ट्रेस करने में कोई परेशानी ना हो। ये कहलाता है सॉर्टिंग, छटाई। क्लियर हो गया। इसमें हम ये कहते हैं, मतलब हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट नीड नॉट एट ऑल। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा नीड नॉट एट ऑल, मतलब जो हमें नहीं चाहिए कबाड़, ठीक है। तो जो कबाड़ हमारे घर में होगा स्टोर रूम में रखते हैं, फैक्ट्री में बेकार मटेरियल, बेकार मशीन्स, बेकार टूल्स अलग से रख देते हैं। ऑफिस में जो इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो वर्क स्टेशन से हटाकर एक अलग जगह पर रख देते हैं, स्टोर रूम में, ठीक है, ताकि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आसानी से मिल जाए हमारे को, ठीक है। दूसरा आता है इसमें नीडेड,
ठीक है, बट नॉट नाउ। ये सॉर्टिंग की बात है, जो चाहिए अभी नहीं। जैसे घर में, हम घर में बात करते हैं कि रजाई है, कंबल है, अभी नहीं चाहिए, सिर्फ सर्दियों में चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं, दीवान में, बक्से में अलग से रखते हैं, ताकि हमें जब चाहिए तब हम उसमें से निकाल ले। ऐसे ही ऑफिस में क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स को, जो फ्रीक्वेंट यूज वाली फाइलें होती हैं वो अपने सामने रखते हैं, और जो फ्रीक्वेंट यूज वाली नहीं होती है उनको हम सेपरेट बॉक्स में रखते हैं। समझ के बात, मतलब वो कभी कभी जिनकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे मैं बताऊं, वेंडर का एग्रीमेंट है, जस्ट इन टाइम में हमने वेंडर से एग्रीमेंट कर रखा है, या कोई बैंक से लोन ले रखा है उसका एग्रीमेंट किया हुआ है हमने, ठीक है, या एम्प्लॉय से, लेबर से एग्रीमेंट कर रखा है परमानेंट से, तो ये सारे एग्रीमेंट हमें रोज नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट को हम अलग से डॉक्यूमेंट फाइल में लगाकर एक अलग दूर जगह पर रख देते हैं, ताकि जब चाहिए तब हम निकाल के रख ले, अब बार बार इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, नॉट फ्रीक्वेंटली। ओके, तीसरा इसमें आता है नीडेड बट नॉट हेयर। नीडेड बट नॉट हेयर मतलब, अब जैसे आपने क्या तो दिया, मतलब इसका मतलब हर चीज अपने निश्चित जगह पर होनी चाहिए। जैसे ग्रोसरी है, ग्रोसरी किचन में हो, नहीं, अब जब ग्रोसरी किचन में होगी तो वो बेडरूम में नहीं रखी जा सकती। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि ऑफिस में हर फाइलें अपनी अपनी जगह पर हो। ध्यान तो सुनना, जैसे ग्रोसरी है किचन में हो, बेडरूम में नहीं होगी, ठीक है। डाइनिंग टेबल है वो अपने जगह पर होगी, सेंटर टेबल है आपके ड्राइंग रूम में होगी। तो इस तरह से हम कह के चलते हैं। ऑफिस में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो, इनवॉइस फाइल है, ठीक है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगी। ऑर्डर रिलेटेड फाइल है, सेल्स डिपार्टमेंट में होगी। प्रोडक्शन फाइल है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगी। टैक्स कंप्यूटेशन फाइल है, वो टैक्स डिपार्टमेंट में होगी। जैसे जीएसटी की फाइल है, इनपुट क्रेडिट चाहिए, तो वो टैक्स डिपार्टमेंट में होगी। तो जो यहाँ नहीं चाहिए, यानी हर जगह की अलग अलग प्लेसिंग करो। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग, छटाई। क्लियर। कबाड़ स्टोर में रखेंगे, इररेलेवेंट फाइल के लिए अलग रूम बना लेंगे, ताकि रेलिवेंट फाइल हमें टाइम से मिलती रहे। जो अभी नहीं चाहिए हमें, जैसे रजाई होगी, तो वो हम अलग से बक्से में रखेंगे। तो जो फाइलें हमें, जो डॉक्यूमेंट हमें बहुत अकेशनली चाहिए, फ्रीक्वेंट नहीं चाहिए, उनको अलग फोल्डर में बिल्कुल अलग जगह रख देंगे। जैसे एग्रीमेंट हो गया, वेंडर का एग्रीमेंट हो गया, या लेबर का एग्रीमेंट हो गया, या कोई बैंक लोन लिया उसका एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। बट नॉट नाउ, बट नॉट हेयर, अभी नहीं चाहिए मुझे, यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो जहां चाहिए वहां रखो। जैसे ग्रोसरी है तो ग्रोसरी का रखोगे, आप किचन में रखोगे, ठीक है। अब ऐसी जो रेलिवेंट फाइल्स हैं, इनवाइस फाइल है, ठीक है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रखोगे, ठीक है। मटेरियल रिक्विजिशन फाइल है, स्टोर डिपार्टमेंट में रखोगे। टैक्स फाइल है, टैक्स डिपार्टमेंट में रखोगे। क्लियर पार्ट में। सेल्स ऑर्डर फाइल है, सेल्स डिपार्टमेंट में रखोगे, ताकि मिक्सिंग ना हो फाइल की, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग फॉर इट्स प्लेस, इसको बोलते हैं प्लेस फॉर एवरीथिंग, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर जगह अपनी सुरक्षित रखो। जैसे मैं कहता हूं, एक फैक्ट्री में बात करूं, शैडो बोर्ड होता है, ध्यान से सुनो, हम बात करें फैक्ट्री में, ठीक है। फैक्ट्री में एक होता है शैडो बोर्ड। फैक्ट्री में क्या होता है, एक शैडो बोर्ड होता है। तो शैडो बोर्ड में क्या होता है, जितने भी टूल्स होते हैं ना, वो सब यहाँ पर इंसर्ट होते हैं, टंगे होते हैं, और नीचे टोकन होता है। अब मान लो मिस्टर एक्स को एक टूल चाहिए, तो वो यहां से टूल ले जाता है और अपना काम करता है, और उसके नीचे जो भी उसका नाम होता है, उस अपने नाम को उस टोकन के पास रख देता है। वाई को सेम टूल चाहिए, ठीक है, तो वो ये नहीं कि पूरी फैक्ट्री में ढूंढेगा भैया वो टूल्स का है, टूल्स का है। तो वो क्या करेगा, उस शैडो बोर्ड के पास जाएगा, शैडो बोर्ड पर देखेगा उस टूल के नीचे, उस, मान लो राम ने लिया था तो राम का नाम लिखा हुआ है, तो वो सर वाई उस राम को जाके कांटेक्ट करेगा कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे दे देना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि टाइम बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे। क्लियर पार्ट भाई। ये सेम ऑफिस में हम इसको क्या बोलते हैं, हम सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में हो, राइट। ऑफिस में क्या करते हैं हम, प्रॉपर इंडेक्सिंग करते हैं, राइट। प्रॉपर इंडेक्सिंग प्रोसीजर शुड बी मेड, इंडेक्स शुड बी पेस्टेड ऑन ईच फाइल, मतलब हर फाइल के ऊपर क्या होता है, इंडेक्स लगा देते हैं, इंडिकेटिंग द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट इन द फाइल, ताकि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हम इजीली ट्रेस कर पाए। क्लियर पार्ट भी। ये कहलाता है हमारा सेट इन ऑर्डर, हो गया। चलिए, थर्ड हमारा था शाइन। शाइन का मतलब चमकदार, यानी साफ सुथरा। जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं भाई रोज नहाया करो, नहीं, तो उस तरीके की बात है, यानी एवरीथिंग इन ए गुड कंडीशन, ठीक है। अब जैसे मशीन है, मशीन हमारी ऑयलिंग, क्लीनिंग, ग्रीसिंग प्रॉपर ही हमेशा रहे, साफ सुथरी रहे। तो ऑफिस है, ऑफिस में भी मैनेजमेंट
को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि हर ऑपरेटर, हर वर्कर क्या रहे, अपना वर्क स्टेशन साफ करके रखे, वो जॉब का पार्ट बन जाए। यानी हर 15 मिनट एक दिन के अंदर उन्हें देने चाहिए मैनेजमेंट को, ताकि वो अपनी जगह पूरी साफ सुथरी रखें। साफ सुथरी जगह रहेगी तो काम करने में उनका मन लगेगा। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात है, जैसे होटल है, अब खाना खाते हैं, 5 स्टार होटल में भी खाना खाते हैं, ढाबे में भी खाना खाते हैं, तो जितने भी हाई लेवल की मीटिंग होती है वो 5 स्टार में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो शाइनिंग, मतलब वो एक साफ सुथरी जगह है। ठीक है, खाना वहां भी बनता है, खाना वही बनता है, तो ये डिफरेंस आ जाता है शाइनिंग। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड मेंटेन करे। सिंपल सी मतलब देखते ही पता लग जाएगा हाँ ये है। जैसा आप कहते हो सिंपल सी भाषा में, डॉक्टर है, डॉक्टर हमेशा कैसे कपड़े पहनते हैं? व्हाइट वाले। ठीक है, लॉयर्स हैं ब्लैक। ठीक है, पुलिस है खाकी। तो इसका मतलब हम देखते ही पहचान जाते हैं। हर फैक्ट्री में, हर ऑफिस में क्या होता है? एक ड्रेस कोड बनाया चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिस में हम क्या बात कर सकते हैं कि हर फाइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उसके लिए अलग फोल्डर बना दो, यानी ग्रीन। लेस इंपॉर्टेंट फाइल के लिए व्हाइट फोल्डर बना दो, जो बहुत कम इंपॉर्टेंट फाइल है उसके लिए दूसरे कलर का बना दो। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर? बट सस्टेन, सस्टेन का मतलब जैसे कहते हैं ना, जिसका अनुशासन उसी का शासन, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन। यानी टू मेक श्योर दैट 5S स्टैंडर्ड गाइडेंस आर मेंटेन्ड, वी शुड फॉलो। कि जो 5S के स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइन है, वो सही तरह से फॉलो हो। तो हमें क्या करना चाहिए? फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी। समझिए, फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी का मतलब क्या होता है? वे पहले फोटोग्राफी ले लो और फिर गाइडलाइन फॉलो करिए, उसके बाद की फोटोग्राफी, तो चेंज आ जाएगा। समझ गए? दूसरा, रेगुलर ऑडिट कराओ, इंस्पेक्शन कराओ, ट्रेनिंग दो, प्रॉपर कम्युनिकेशन दो। तो ये सब काम करके हम अपनी गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ 5S का। क्लियर है? एक बार फटाफट मैं रिवाइज करा दूं। सॉर्टिंग, छटाई, यानी जैसे घर में कबाड़ स्टोर में रखते हैं, तो फैक्ट्री में जो भी कबाड़ होता है, जो भी ऑब्सोल्यूट मटेरियल होता है, मशीन होती है, टूल्स होती है, उनको हम इकट्ठा स्टोर में रख देते हैं ताकि वो बाकियों को डिस्टर्ब ना करे। ऑफिस में रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हम एक अलग, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हम अपने वर्क स्टेशन पर रखते हैं, इररेलिवेंट डॉक्यूमेंट हम अलग जगह रख देते हैं ताकि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को ट्रेस करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, नीडेड बट नॉट नाउ, जो चाहिए अभी नहीं चाहिए, जैसे रजाई है तो वो अलग से बक्से में रख देंगे। ठीक है, तो उसका मतलब हो गया जो हमें चाहिए तो सही, अभी नहीं चाहिए। यानी फ्रीक्वेंट यूज वाली फाइलें जो है वो वर्क स्टेशन पे रखो, और जो फ्रीक्वेंट यूज की फाइल नहीं है उसको वर्क स्टेशन से थोड़ा सा दूर रखो। जैसे एग्रीमेंट हो गया, वेंडर का एग्रीमेंट हो गया, जैसे लेबर का एग्रीमेंट हो गया, बैंक लोन एग्रीमेंट हो गया। राइट? नीडेड बट नॉट हेयर, यहां नहीं चाहिए। अब ग्रोसरी है तो ग्रोसरी किचन में होगी। ठीक है, कहीं बेडरूम में नहीं होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स कर दो। ठीक है, जैसे इनवाइस फाइल है तो इनवाइस फाइल कहां पर होगी? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगी। टैक्स फाइल टैक्स डिपार्टमेंट में होगी। ऑर्डर फाइल सेल्स डिपार्टमेंट में होगी। प्रोडक्शन फाइल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगी। राइट? चलिए, इसके बाद सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित, यानी एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज की एक जगह हो। जैसे एक हमने बोर्ड बना दिया, शैडो बोर्ड, शैडो बोर्ड पर टूल्स के नीचे एक कूपन लगा दिए। तो मान लो मिस्टर राम को एक टूल चाहिए, तो उसने टूल निकाल लिया और नीचे कूपन की जगह अपना नाम लिख दिया। तो अगर शाम को वही टूल चाहिए तो पूरी फैक्ट्री में जाकर नहीं ढूंढेगा, वो उसके नीचे जाके देखेगा कि भाई उस टूल की जगह पर किसका कूपन लगा हुआ है। तो जिसका कूपन लगा हुआ है उससे जाके कांटेक्ट करेगा, तो जल्दी से काम हो जाएगा, रिसोर्सेज हमारे वेस्ट नहीं होंगे। ऑफिस में हम बात करें तो प्रॉपर इंडेक्सिंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड। हर फाइल के ऊपर इंडेक्स पेश कर दो कि जो डॉक्यूमेंट उस फाइल में है उस डॉक्यूमेंट की डिटेल उस इंडेक्स पर आ जाए, ताकि उनको ढूंढने में हमें कोई परेशानी ना हो, आप इजीली ट्रेस कर पाओ। शाइन, यानी सुंदर, यानी जैसे कहते हैं ना, रोड डेली बात लो। एवरीथिंग इन ए गुड कंडीशन, मशीन को साफ सफाई रखो, ऑयलिंग क्लीनिंग ग्रीसिंग, ताकि वेस्टेज कम हो। वर्क प्लेस शुड बी क्लीन। ठीक है, रेगुलर ट्रेनिंग देनी चाहिए, हर मैनेजमेंट को, हर एम्प्लॉय को 15-20 मिनट का समय देना चाहिए ताकि वो इस साफ सफाई के लिए निकाले जा सके। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो। जैसे आप कहते हैं ना, रोड है तो हर बोर्ड, रोड पर क्या लिखा होता है? हर बोर्ड नीले कलर का बोर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन है। जैसे पुलिस वाला है ये वर्दी पहनेगा, डॉक्टर्स है ये कलर के वर्दी पहनेंगे, ठीक है, लॉयर है ये पहनेंगे। तो यहाँ पर भी हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, जो कि देखते ही पहचान जाए। जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है वो ग्रीन बॉक्स में, ताकि ग्रीन बॉक्स समझ में आ जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। व्हाइट बॉक्स लेस इंपॉर्टेंट फाइल, रेड बॉक्स बहुत कम इंपॉर्टेंट फाइल। सस्टेन, सस्टेन का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, जिसका अनुशासन उसी का शासन। ठीक है, तो ताकि ये मेक श्योर हो सके कि जो भी गाइडलाइन है 5S की वो हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी कर लो, यानी पहले फोटोग्राफी कर लो, देख लो कि भाई ये चीज है, फिर फोटोग्राफी कर लो चेंजेस, ताकि हम चेंजेस देख पाए। ठीक है, ऑडिट कर पाओ, रेगुलर कम्युनिकेशन दे पाओ उनको। ठीक है, और ट्रेनिंग दे पाओ। हो गया बात क्लियर बेटा? ये हमारा कॉन्सेप्ट था 5S का। ठीक है, चलिए बेटा, सेकंड आता है हमारा सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम।
नेक्स्ट है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग एंड वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। ओके, देखो ध्यान से क्या कहना चाहते हैं। चलो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। मॉडर्न अप्रोच है ये, सबसे पहले टोयोटा कंपनी ने शुरू किया था। ठीक है, क्या है ट्रेडिशनल सिस्टम में, कन्वेंशनल सिस्टम में क्या था, अगर किसी कंपनी में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं और डिफरेंट प्रोसेस हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और एक से ज्यादा प्रोसेस में काम होता है, तो डिपार्टमेंट की कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए वो लोग क्या करते थे, लॉट में प्रोडक्शन बनाते थे और कॉस्ट ताकि कम आए। क्या था, डिपार्टमेंट की कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए लॉट वाइज प्रोडक्शन करते थे। राइट, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे मान लो शर्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की शर्ट्स हैं, नॉर्मल कलर, चाइनीज कलर, ठीक है, हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स, ट्राउजर्स हैं, ठीक है, विदाउट प्लेट, विद प्लेट्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हो गए। मान लेते हैं शर्ट टाइप 1, शर्ट टाइप 2। ओके, प्रोसेस है कटिंग, स्टिचिंग, कटिंग, स्टिचिंग और पैकिंग। मान लेते हैं हम 3 प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं। तो वो क्या करते थे, मैं ट्रेडिशनल बात करता हूँ कि जैसे कटिंग डिपार्टमेंट में 5000 यूनिट की कैपेसिटी है। ओके, हर डिपार्टमेंट में सपोज 5000 यूनिट की कैपेसिटी है बनाने की, तो वो लोग ट्रेडिशनली क्या करते थे, पहले शर्ट 1 पर कटिंग का काम करा, ठीक है, फिर शर्ट 1 पर स्टिचिंग का काम किया, फिर पैकिंग का काम किया, तो ये पूरे बन गए, 5000 यूनिट हमारे पूरे बन गए। जब ये पूरे बन गए तब उसके बाद हमने सेकंड टाइप की शर्ट पर काम किया शुरू, फिर ये 5000 शर्ट बनाई कटिंग पर, फिर स्टिचिंग और फिर पैकिंग, ये बन गए 5000। फिर ट्राउजर्स, ठीक है, फिर ट्राउजर पर 5000 पर कटिंग करी, फिर 5000 पर स्टिचिंग करी, फिर 5000 पर पैकिंग करी। तो इस ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या कमी थी, इसमें ये कमी थी, अगर शर्ट 1 की डिमांड मान लो 4000 यूनिट की हो, सपोज इसकी जो डिमांड है वो कम हो, सपोज 4000 की हो, ठीक है, तो या 3000 की हो, तो ये स्टॉक बच जाएगा। ओवर द पीरियड तो ठीक है, डिमांड होगी, अगली बार होगी, ठीक है, इसका भी स्टॉक बच जाएगा, इसका भी स्टॉक बच जाएगा। और दूसरा, शर्ट 2 के कस्टमर को वेट करना पड़ेगा कि भैया रुको, जब शर्ट 1 पर सारा काम हो जाएगा तब आपके लिए काम शुरू होगा। इसमें कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा क्योंकि उसको वेट करना पड़ेगा, हम डिलीवरी टाइम से नहीं दे पाएंगे। तो इस ट्रेडिशनल सिस्टम को कैसे हमने रिजॉल्व किया, हमने कहा देखो एक काम करते हैं, कटिंग डिपार्टमेंट है, ओके, इस डिपार्टमेंट में क्या करें, सारे प्रोडक्ट का काम एक साथ कर दें, शर्ट 1 का भी और शर्ट 2 का भी और ट्राउजर्स का भी। इन 5000 पर क्या करें, हम शर्ट 1 का काम ना करें, ठीक है, हम क्या करें, कम का कर लेते हैं, मान लो 3000 यूनिट है, तो 3000 पर हम शर्ट 1 का काम कर लेते हैं, 3000 पर हम शर्ट 2 का काम कर लेते हैं। समझ रहे हो, मैं ये मान लेता हूं कहने के लिए कि डिमांड 3000 है, ठीक है, तो 3000 की जब इसकी कैपेसिटी है, ओके, तो हम क्या करते हैं, मान लो ये 2000 कर लेते हैं, चलो 5000 है, तो 3000 पर हम शर्ट 1 का काम कर लेते हैं, 2000 पर शर्ट 2 का काम कर लेते हैं, तो टोटल कैपेसिटी पूरी हो गई और दोनों प्रोडक्ट बन गए। ओके, तो इस तरह से क्या होगा कि दोनों काम एक साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे स्टिचिंग में हम क्या करेंगे, सेम 3000 शर्ट 1 पर काम कर लेंगे और 2000 शर्ट 2 पर, ऐसी पैकिंग। तो इससे क्या होगा हमारे पास, इससे हमारे पास हर प्रोडक्ट की डिमांड पूरी हो जाएगी, राइट, और स्टॉक भी नहीं बचेगा और कस्टमर की डिलीवरी भी टाइम पर हो जाएगी, उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होंगे तो उस हिसाब से उसको मैनेज कर लेंगे। बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं हम सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, इसमें दूसरी बात और ये सामने आई कि अब हम इसमें क्या करते हैं, वर्क प्लेस इस तरह से प्लेस कर देते हैं, वर्क प्लेस को मतलब प्लांट लेआउट चेंज कर देते हैं। फर्स्ट प्रोसेस यहाँ रख देते हैं, सेकंड प्रोसेस यहाँ रख देते हैं, थर्ड प्रोसेस यहाँ रख देते हैं, और भी प्रोसेस अगर होते हैं तो ऐसे रख देते हैं, और बीच में एक सुपरवाइजर को अपॉइंट कर देते हैं। ये सुपरवाइजर एक टाइम पर हर प्रोसेस को बनता हुआ देख लेता है। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या था कि सुपरवाइजर पहले इस प्रोसेस को देखेगा, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा। पर इस सिस्टम में क्या था, सुपरवाइजर एक बार में सभी प्रोसेस को चेकआउट कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। तो ये कहलाया हमारा
सेलुलर सिस्टम, ठीक है। और मटेरियल यहाँ से यहाँ ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा, तो टाइम भी नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होता था, यहाँ से यहाँ मूव होने में भी टाइम लगता था, तो इसमें मूवमेंट में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और वर्कर का कम्युनिकेशन आपस में ज्यादा अच्छा हेल्दी रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं वन पीस फ्लो प्रोडक्शन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए अब सेम मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे पास बुक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कोर्स की, मान लो सी इंटर की बुक्स हैं, ठीक है, सीए फाइनल की बुक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की, ठीक है। अब डिफरेंट प्रोसेस होता है, मान लो पहले कहते हैं हम फीडिंग करते हैं, फिर इनकी प्लेट्स बनती हैं, ठीक है, फिर प्रिंटिंग होती है और फिर बाइंडिंग होती है। ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। मतलब सी इंटर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, फाइनल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अभी हम क्या करते थे, मान लेते हैं कि सर हमने प्रिंटर को दी, तो उसने 2000 सीए इंटर के एक अकाउंट सब्जेक्ट की पहले फीड किया, फिर उन्हीं पर प्लेट्स बनाई, उन्हीं को प्रिंट किया और उन्हीं को बाइंड किया। जब ये सारा काम हो गया, ठीक है, तब उसने सेकंड कॉस्टिंग के बुक्स पर काम करना शुरू करा। जब ये सारा काम पूरा हो गया, ठीक है, तब उसने फाइनल की बुक्स पर काम करना शुरू किया। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ट्रेडिशनल सिस्टम होता था। तो इसमें सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट को वेट करना पड़ता है कि जब ये बुक छप जाएंगी तब इनकी बुक बनेगी, तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कम हो रही है। तो हमने क्या समझाया उनको कि भाई आप एक काम करो, जो फीडिंग वाला काम है, ठीक है, वो आप 2000 का हो सकता है, तो आप एक काम करो 1000 दोनों बुक्स बना लो। कई बनानी है तो 700 बना लो। एक एग्जांपल ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो 1000 आप सी एंटर के फर्स्ट ग्रुप की, 1000 सेकंड ग्रुप की। थोड़ी प्रॉब्लम होगी चेंज ओवर में, बट वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होगी, हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे। तो इससे क्या होगा, फीडिंग पे 2000 का काम हो गया, पर 2000 दोनों कैटेगरी का काम हो गया। ऐसे यहां पर, तो इससे क्या होगा, सारे प्रोडक्ट एक साथ बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और इनको सेलुलर में प्लेस कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो इस सिस्टम को हमने क्या बोला, सेलुलर। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, हाँ जी, इसको बोलते हैं टॉक्ड टाइम, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, हेजुका। ध्यान से सुनना। ये एक तरह से वुड बॉक्स बनाया था टोयोटा ने। उन्होंने क्या कहा था, प्रोडक्शन को मैं डिमांड के हिसाब से मैनेज करूं। ध्यान से सुनो। जैसे उन्होंने क्या दिया, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, राइट भी। अब या तो वो क्या करे, मान लो हम कहते हैं कि 3 प्रोडक्ट की डिमांड है हर एक की, तो वो ये नॉर्मली क्या करें कि भाई तीनों, मतलब 3 प्रोडक्ट मंडे को बना ले एक एक, ठीक है, तीनों प्रोडक्ट एक एक बना ले, और वेडनेसडे को भी तीनों एक एक बना ले, ट्यूसडे को भी तीनों एक एक बना ले। तो इससे क्या होगा, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो वो मीट नहीं कर पाएंगे। तो उसको इन्होंने ऐसे करा कि नहीं भाई, हम एक काम करते हैं कि डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन करें, राइट में। एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, कस्टमर की डिमांड कितनी है, टोटल टाइम कितना अवेलेबल है, ताकि कस्टमर को वेट ना करना पड़े, राइट। तो हम ये कहते हैं टॉक टाइम, यानी मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम टू मीट द डिमांड ऑफ कस्टमर। दिस विल हेल्प टू decide the speed of manufacturing facility between the stage of one production and next production। यानी टॉक टाइम कैसे निकालते हैं हम, टोटल अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम, यहां लिख देता हूं, टोटल अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। तो एक यूनिट को बनाने में टाइम आ जाता है, ये कहलाता है टॉक टाइम। हिसाब से मैं प्रोडक्शन करता हूं। तो मान लेता हूं हैवी डिमांड है, सपोज एक ही हैवी डिमांड है, तो मैं क्या करूंगा, मंडे को मैं क्या करूंगा, राइट, 2 यूनिट बना लूंगा। मान लो ए प्रोडक्ट की हैवी डिमांड है, तो मैं 2 यूनिट डेली बना लूंगा इसकी, ठीक है। और बी की मैं नहीं बनाऊंगा। बी के मैं क्या करूंगा, मान लो बी के चलो मंडे को बना लूंगा 1 यूनिट, ठीक है, और यहां नहीं बनाऊंगा, यहां बना लूंगा, क्योंकि इसकी कम डिमांड है। जिसकी हैवी डिमांड है वो मैं डेली बना लूंगा, जिसकी मॉडरेट डिमांड है वो मैं कभी कभी बना लूंगा, और जिसकी वेरी लो डिमांड है वो मैं क्या करूंगा, वो कभी एक दिन बना लूंगा, लो डिमांड। तो इससे क्या होगा, मंडे को भी 3 बन रहे हैं, वेडनेसडे को भी 3 बन रहे हैं, और ट्यूसडे को भी 3 बन रहे हैं। पहले भी 3 बन रहे थे, पर इससे क्या होगा, डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन हो जाएगा, तो कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहलाता था हेजुका सिस्टम। हो गया बात क्लियर बेटा। चलिए एक बार फटाफट रिपीट कर दूं मैं आपको। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है कि नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम में जब एक कंपनी में एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो और एक से ज्यादा डिपार्टमेंट प्रोसेस हो, तो
हर डिपार्टमेंट की टोटल कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए हम लॉट वाइज प्रोडक्शन करते थे ताकि कॉस्ट कम आए। और क्या करते थे कि हर डिपार्टमेंट में एक ही प्रोडक्ट को पूरा प्रोसेस करने देते थे। फिर जब पहला प्रोडक्ट पूरा बन जाए फिर दूसरा प्रोडक्ट को बनाते थे, फिर तीसरे प्रोडक्ट को बनाते थे। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, उस डिपार्टमेंट में सारे प्रोडक्ट पर काम शुरू कर दो और दूसरे डिपार्टमेंट में भी सारे प्रोडक्ट पर काम शुरू कर दो, तीसरे पर भी सारे पर काम शुरू कर दो। इससे कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ेगा और हमारा स्टॉक भी नहीं बचेगा। पहले वाले सिस्टम में क्या था, कस्टमर वेट करता था सेकंड प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट अननेसेसरी ऑब्सोलीट हो जाता था, मतलब स्टॉक बच जाता था। क्लियर पार्ट भी। अच्छा, अब उसमें हमने क्या करा, टॉक टाइम दूसरा, यानी हमने क्या करा, हेजुका सिस्टम भी फॉलो किया। ठीक है, हेजुका सिस्टम में क्या करा हमने कि डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन किया। ठीक है, कि जैसे मंडे को हमने तीनों प्रोडक्ट ना बनाकर उस प्रोडक्ट को बना लिया जिसकी डिमांड ज्यादा होती थी। और ये बात ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं 2 ए के बना रहा हूं, 1 बी का बना रहा हूं, तो जो कॉमन में जो चेंज ओवर है, ध्यान देना यहाँ पर चेंज कैपेबिलिटीज को डिफाइन करना पड़ेगा। अब जो चेंज ओवर है उसको दिक्कत ना आए, मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, ए प्रोडक्ट में और बी में जो कॉमन है वो पहले बना के रख लेगा, इन दोनों प्रोडक्ट में जो कॉमन है वो पहले बना के रख लेगा, राइट में, और फिर जो एडिशनल है वो बाद में ऐड कर देगा, तो सारे प्रोडक्ट एक साथ बन जाएंगे, राइट। जैसे आपको बहुत एक एग्जांपल दें हम कि कोई भी जैसे डिश बना रहे हैं, तो डिश बनाने में क्या आता है कि जैसे पनीर की सब्जी है, तो पनीर की सब्जी में कुछ पार्ट कॉमन होता है और बाकी अलग अलग टाइप में कुछ हमें एडिशनल जोड़ना पड़ता है, तो वो बाद में एडिशनल जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कहता है कि जैसे मान लो वेडनेसडे को ए बनाना है, सी बनाना है, तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो पहले बना के रख लेगा, फिर जो एडिशनल पार्ट होगा वो बाद में बना लेगा, ताकि सारे प्रोडक्ट को एक साथ बना सके और टाइम भी कम लगे। क्लियर पार्ट भी। तो ये कहलाता है हमारा सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। क्लियर पार्ट भी। तो इसमें एक बात आई टॉक टाइम की। टॉक टाइम का मतलब क्या हुआ, तो एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम, यानी टोटल अवेलेबल टाइम डिवाइड बाय टोटल रिक्वायरमेंट, यानी एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, कस्टमर की डिमांड कितनी है, उस हिसाब से मुझे प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना है, राइट भाई। चलिए, हो गया ये।